ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का, पारिवारिक सज्जनों का आज की इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार। आप सभी जो साथी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सभी को मैं एक प्रार्थना और निवेदन मेरा जो चल रहा है और बार बार कर रहा हूँ, नशा जो है वो अपने परिवार से बाहर होना चाहिए। जो भी सदस्य, जो भी साथी, जो भी माता पिता, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक क्षण है, प्रेरणादायक विचार हैं। इनको अपने जीवन में ज़रूर आप लाइए। हम स्वाध्याय के साथ साथ आपको शराब से अवगत करा रहे हैं। शराब हमारे जीवन में कैसा अनर्थ कर देती है, उसका प्रयास हम कर रहे हैं। आत्मा और बुद्धि का नाश कर पशु बनाती है। कौन बनाती है? पशु। शराब आत्मा और बुद्धि का नाश कर देती है और पशु योनि की तरफ लेकर के जाती है। आप सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात का विचार करना चाहिए कि दो पैरों पर चलने वाला एक प्राणी कैसे चार पैरों पर आ जाता है। उसका उस तरह का तो विकास हुआ कि दो पर चलता था, चार पे चल रहा है, परंतु उस विकास के साथ साथ जो विनाश होता, जो हमारी बुद्धि जो है, उस बुद्धि से जो ह्रास हो जाता है, वो जो जीवन जिसको चलाता है, जीवन में जीने का, जिससे आपको यूं पता लगता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आपके दिमाग से निकल जाता। कौन निकालने वाली है? शराब, नशा। शराब और नशा भी किसी भी वस्तु का हो, वो हर प्रकार का नशा हमारे शरीर के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे संस्कारों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आचरण और व्यवहार के लिए बिल्कुल सर्वनाश करने वाला होता है। शराब मनुष्य की आत्मा और बुद्धि का एक साथ विनाश करती है। आत्मा का पतन की ओर ले जाती है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। आत्मा का पतन और बुद्धि के भ्रष्ट होने पर मनुष्य बन जाता है, दो पैर है उनके लुप्त होने पर वह पशु ही रह जाता है। एक क्रोधी, कामी, स्वार्थी, हिंसक पशु बन जाता है। जब व्यक्ति, आपने देखा होगा समाज में, आप खूब विचार करते हैं, सुनते हैं, जितने भी समाज में गलत कार्य हो रहे हैं, जितने भी समाज में हमारी संस्कृति, हमारे देश राष्ट्र की अवनति और ह्रास का कारण बन रही हैं, वो सारे कार्य केवल और केवल नशे के कारण होते हैं। चाहे उसने शराब का नशा किया है, चाहे उसने अफीम का नशा किया है, चाहे चरस, गांजा, जितने भी प्रकार के नशे हैं, उन सब के कारण से पशु, जैसे हिंसक पशु होते हैं, उस कैटेगरी में मनुष्य पहुंच जाता है। इसका विचार आपको जरूर करना चाहिए। न अच्छे बुरे व्यवहार का ज्ञान रहता है, न लाभ हानि का, न कर्तव्य का ज्ञान रहता है, न मर्यादा का, न दया करुणा का, न अपने और पराये का। इसलिए शराब का प्रचलन रोका जाना बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का भान मनुष्य को नशा करने के बाद, शराब पीने के बाद नहीं रहता है। वह अनेक प्रकार की गलतियां, अनेक प्रकार की लाभ हानि, अनेक प्रकार के अच्छे बुरे का कोई ज्ञान उसको नहीं रहता, न मर्यादा रहती है, न करुणा रहता है। किसी भी तरह की जो मानवता की दर्शाने वाली जो बातें, मानवता को दर्शाने वाला जो व्यवहार होता है, वो कतई समाप्त हो जाता है। किंतु समाज में बुराइयों को मिटाने के लिए दो रुकावटें आती हैं। पहली रुकावट मुझको क्या है और दूसरी रुकावट तुझको क्या है। देखिए, इस बुराई को हमें मिटाना चाहिए। क्यों मिटाना चाहिए? क्योंकि अच्छा समाज किसके काम आएगा? कई पड़ोसी इस बात पर विचार करते हैं, कई पड़ोसी, कई अपने जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनको पता लगता है कि फलाने का लड़का गलत संगत में पड़ गया है, शराब पीने लगा है, अफीम खाने लगा है, चोरी डकैती करने लगा है। तो क्या होता है, वो व्यक्ति हंसता है, उपहास उड़ाता है, उसका बेटा ठीक हुआ, चोरी जारी में फंस गया, ठीक हुआ, नशा करने लगा, उसको उपहास आता, हंसी आती है। परंतु होता क्या है, जब आप
आपका पड़ोसी गलत संगत में चलता है तो जैसी संगत वैसी रंगत, निश्चित तौर पे आपका भी बच्चा उसी संगत में जाएगा, उसके संपर्क में आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको रोक पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए प्यारे बंधुओं, आप दो बातें आई है हमारे सामने स्वाध्याय करते करते कि इस चीज़ किसी भी परोपकार के कार्य को, किसी भी नशे को समाज से जड़ से हटाने समाप्त करने के लिए पहली रुकावट क्या है और दूसरी रुकावट क्या है। पहली तो क्या है, दूसरी रुकावट तुझे क्या है और कोई और मुझे क्या है। ये आपके बीच में एक भ्रम जैसी स्थिति रहती है। आपको लगता है कि आप बोलते हैं कि मुझे क्या लेना देना है, तुझे क्या लेना देना है। ये बहुत बड़ी गलत आदत है। नहीं, समाज आपका है, परिवार आपका है, पड़ोसी आपके हैं, ये राज्य आपका है, राष्ट्र आपका है, देश हमारा है। इसी से ही हमारे को सब कुछ लेना है। आपका देश अच्छा होगा, आपका राज्य अच्छा होगा, आपका समाज अच्छा होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका गांव अच्छा होगा, तो निश्चित तौर पर आप भी खुशहाल और खुशी से जीवन व्यतीत कर सकोगे। यदि आपकी ये चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ता है। व्यक्ति आपसे कहे कि भाई साहब आप तो शराब नहीं पीते लेकिन गांव का एक लड़का शराब पी रहा है, आओ उसे समझा दें। आप कहेंगे कि जी मैं तो शराब नहीं पीता, नहीं मेरा लड़का पीता है, कोई दूसरा शराब पीता है तो पीता रहे, मुझे क्या है। देखिए लेखक ने कितनी अच्छी बात कही। जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ वही बात लेखक आपके कलम से लिख रहा है और बता रहा है कि आपको जब हम ये कहते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति इस बात का प्रयास करता है कि फलाने का व्यक्ति लड़का शराब पी रहा है, आओ उसको रोक दें, टोक दें। पहले हमारे यहाँ संस्कृति होती थी, संस्कार होते थे, बड़े बुजुर्ग जो थे वो टोकते रोकते थे। किसी भी का बेटा होता गली में, कूचे में, मोहल्ले में, बड़ा बुजुर्ग वो होता उसको टोकता था। और पहले तो ऐसी परंपरा थी, बिना माता पिता के पूछे लाठी डंडा उस पर मार कर देता था, उसको पिटाई कर देता था। आज हमारे परिवारों में क्या हो गया है, आप किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरे परिवार के, दूसरे के किसी बेटे बेटी को आप समझाते हैं, धमकाते हैं, तो उल्टा माता पिता उसके ऊपर ही आकर के झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है। देखिए यदि आप पूरे विश्व को, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानसिकता को लेकर के यदि आप चलते हैं तो बहुत विशाल हृदय आपका बनेगा। और उस विशाल हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक अच्छे राष्ट्र, अच्छे समाज, अच्छे परिवार का हम निर्माण कर सकेंगे। तो क्या होना चाहिए, पहले जैसे बड़े बुजुर्ग एक नैतिकता के आधार पर, नहीं ये फलाने का लड़का है तो ऐसा ही लड़का उसका है, ऐसी ही लड़की उसकी है, इसलिए मैं इसको गलत दिशा में, गलत आदतों में, गलत संगत में नहीं जाने दूंगा। अब मैं आपके बीच में विचार रख रहा हूँ, अब मैं किसी लड़के को, किसी परिवार को ऐसा होता देख सकता हूँ क्या? नहीं देख सकता। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना बार बार आपके मध्य में आकर के आपको आज ये बात मैं जो निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे परिवार के सदस्यों, ये सारा परिवार, पूरा कुटुंब मेरा है, इसलिए आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इसे त्याग दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। नशा एकदम से पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। आप समाज में देखते हैं तो आगे क्या कहा, आओ उसे समझा दे। आप कहेंगे कि मुझे क्या लेना देना है, मुझे क्या है। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी मिल जाएंगे, कोई आपसे कहे कि आज मैंने आपके लड़के को देखा शहर में एक ठेके पर शराब पी रहा था, इसके प्रत्युत्तर में वह कहेगा पी रहा था और पिएगा, तुझे क्या है, तुमको क्यों सिर दर्द हो रहा है। देखिए कितनी आज की जो लेखक क्या दर्शा रहा है, लेखक दर्शा रहा है आज की बुद्धि जो है, आज का विचार जो है वो कैसा बनता जा रहा है। हम किसी के बेटे बेटी को टोकते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसके माता पिता का प्रत्युत्तर ये आता है, तुझे क्या लेना देना, मेरा बेटा मेरा पीने वाला। हम कई बार लोगों को कहते हैं भाई बीड़ी शराब मत पीजिए, बीड़ी हुक्का ये सब नशे मत करिए, क्योंकि ये मनुष्य का भोजन नहीं है, मनुष्यपना समाप्त होता है इन चीज़ों से। तो व्यक्ति हमारे को प्रत्युत्तर में क्या कहता है, धन फूक रहे हैं महाराज जी, धन फूक रहे हैं, आपको क्या लेना है। अरे भाई मुझे तो लेना देना है, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ। जिस दिन मेरी भी मानसिकता ये हो जाएगी कि मुझे क्या लेना देना है, कोई शराब पिए, कोई सिगरेट पिए, कोई मांस अंडा जुआरी कुछ भी हो, ये देश बर्बाद होता रहे, तो फिर मेरा साधुपना क्या होगा, मेरा सन्यासी बनना क्या होगा, मेरा संत बनना क्या फायदा होगा उस बात का। तो इसलिए हमारा धर्म, और मेरा धर्म नहीं, आप लोगों का भी, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है
कि मैं जो भी कोई गलत कार्य हो रहा हो उसको रोकने और टोकने का खुद अधिकारी अपने आप को मान करके और इस बात पर विचार करें। यदि आप इस बात पर विचार नहीं करते हैं और उस कार्य को रोकने टोकने का कार्य आप नहीं करते हैं तो धीरे 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 ऐसा समाज हमारे बीच में खड़ा हो जाएगा जिसका सामना हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। और उसका सामना क्या होगा, आज समाज की परिस्थिति और स्थिति आप देखते जा रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो उसका सीधा सा कारण ऐसा होता है। लड़का मेरा है, शराब पी रहा है तो अपने पैसे से पी रहा है, तुमको क्या है। ये दो बुरी प्रवृत्तियां हैं, ये बुराइयां बढ़ती ही चली जा रही है। यदि हम इनको समाप्त करना चाहते हैं तो सारे समाज से हमें यह कहना पड़ेगा, यदि कोई भी किसी भी कोने में बैठ कर के शराब पीता है, नशा करता है, तो मुझको और तुझको उससे बहुत कुछ मतलब है। आज ये पारिवारिक संस्कार पाठशाला में मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, और कई व्यक्ति एक सुझाव देते हैं, इसमें एक बात रखते हैं, बोले महाराज जी आप नशे के ऊपर ये बातें चर्चाएं सब कर रहे हैं, तो नशा बना कौन रहा है, ये फैक्ट्रियां कौन चला रहा है। उसकी बात बिल्कुल ठीक है, सही है। बोले कि आप सीधे उनसे कहिए और ये समाप्त हो जाएगा। आपकी बात सही है, मेरी भी बात सही है। आज जो भी हरियाणा में, जो भी पूरे भारत में राजा लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको चाहिए कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति शराबी, कोई भी व्यक्ति नशेड़ी, नशा करने वाला नहीं हो। यदि आप, ये पहली प्रार्थना मेरी किन से है, ये पहली प्रार्थना मेरी नेताओं से है। पूरे भारत देश के, पूरे राष्ट्र के जो नेता हैं, यदि मैं भाइयों एक बात है निवेदन, यदि ये अच्छी वस्तु है और आप इस फैक्ट्री को लगा और लगवा रहे हैं तो आप अपने परिवार के सब सदस्यों को पिलाइए, यदि अच्छी चीज़ है। और यदि चीज़ अच्छी नहीं है तो बिल्कुल इसको बंद करिए। आपके हाथ में सब कुछ है, राजा के हाथ में सब कुछ होता है, बंद करना चाहिए राजा को। और दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो भी इस देश के प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक प्राणी से, आप इस देश और राष्ट्र को यदि अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो आपको चाहिए इस देश में, इस राष्ट्र में, इस समाज में, इस गांव में, इस शहर में, इस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति नशे से दूर होना चाहिए। हम सब का ये कर्तव्य बनता है। आप केवल और केवल नेता के भरोसे अपने आप को छोड़ दें, अपने राष्ट्र को छोड़ दें, अपने समाज को छोड़ दें, अपने परिवार को छोड़ दें, ये भी गलत हो जाएगा। ये हम सब का कर्तव्य बनता है, हम सब का दायित्व बनता है कि हम अपने परिवार को बिल्कुल अच्छे से संभालें। और अच्छे से संभालने का कर्तव्य प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति का बनता है। क्योंकि यदि गांव या शहर के एक सिरे में शराब फैल गई तो दूसरे सिरे में पहुंचते पहुंचते, मेरे घर के भी किसी दूसरे सिरे में भी पहुंचते पहुंचते उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं आप लोगों से जो प्रार्थना कर रहा हूं कि आज आपका बेटा यदि बिगड़ जाता है, आपका परिवार का कोई सदस्य बिगड़ जाता है, तो पड़ोसी का भी बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। इसलिए कहा है कि अच्छा स्वर्ग जैसी निशानी क्या है, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। तो जैसा आपका पड़ोसी होगा निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि एक कोने में शराब घुस जाती है तो एक बार घुस जाने के बाद वह सारे घर को तबाह करके ही दम लेती है। शराब का हमारा ये नशा जो है, किसी भी प्रकार का नशा हो, जब एक कोने से शुरू होता है तो दूसरे कोने में पहुंचने में देर नहीं लगती। आपने देखा होगा शराब का ठेका पूरे गांव में होता है क्या, या एक जगह होता है। और कितनी बड़ी विडंबना है, आप देखेंगे पूरे गांव में जो दुकानदार होते हैं वहाँ पर हर और सामान मिलता है, परचून का सामान मिलता, खाने पीने का सामान मिलता है। उतनी सेल उनकी पूरे गांव की 10, 15, 20, 50 दुकानें जितनी भी होती हैं उस क्षेत्र में, उस नगर में, उतनी ही सेल उनकी होती है। और पूरे नगर में एक शराब का या नशे का कोई ठेका होता है, दुकान जो होती है, उतनी ही सेल उसकी होती है। तो हुआ क्या है, वो एक जगह होता है और पूरे गांव में अलग अलग जगह दुकानें होती हैं, वहाँ पूरा गांव एक जगह आ जाता है। इसलिए एक कोने से शुरू होने के बाद दूसरे कोने में पहुँचने में कोई देर नहीं लगती है, तो विलंब नहीं होता है। इसलिए ये कैसे आपके शरीर को नशा जकड़ता चला जाता है, कितनी भयानक बीमारी है। इसलिए अपने समाज से इसको बाहर निकालिए, बाहर फेंकिए। आप यदि मेरे को सुन रहे हैं,
मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। कोई मंत्री, नेता, अभिनेता मेरी प्रार्थना सुने ना सुने, कोई फैक्ट्री बनाने वाली जो है उसका मालिक सुने ना सुने, परंतु आप मेरे को सुन रहे हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, परिवार के सदस्य सुन रहे हैं, आप मेरी इस प्रार्थना को, एक संत की पुकार को सुन सकते हैं, क्योंकि आप जैसे महात्मा सभ्य प्राणी कहीं नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए हर प्राणी को सुधारने और हर प्राणी को बचाने का मेरा दायित्व है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, वो कार्य मैं करना चाहता हूँ और आपकी सबसे बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। लेखक आगे क्या लिख रहे हैं? श्राप ने भाई की बुद्धि भ्रष्ट की है। किसकी बुद्धि भ्रष्ट की है? बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हमारे खानदान में तो पीढ़ियों से कोई शराब नहीं पीता, हमें तो कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही एक सच्ची घटना का वर्णन आपके बीच में कर रहा हूँ। कुछ मानसिकता हमारी बनती है कि हमारे तो पूरे खानदान में कोई पीने वाला नहीं है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है। होता है भाई खतरा। कैसे खतरा होता है? लखनऊ में एक बहुत अच्छे संस्कारों का परिवार था। एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। एक छोटी बहन ने भाई रमेश के हाथ की कलाई में राखी बांधी, उसकी आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और मुंह मिठाई खाने के दी। भाई ने अब अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर अपनी बहन के हाथ में रखे। छोटी बहन ने गीत गाया कि छोटी बहन की लाज रखना, राखी की लाज रखना। तो सारा परिवार एकत्र होकर भाई और बहन का प्यार देखता रहा। इस तरह से हमारे यहाँ परंपरा चलती है। भाई बहन का एक त्यौहार आता है, रक्षाबंधन का त्यौहार, भैया दूज का त्यौहार आता है, राखी बांधते हैं। तो इस त्यौहार को मना करके, हमारी संस्कृति में त्यौहार तो बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत से पर्व आते हैं, बहुत से खुशी मौके आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या होली, दिवाली और क्या दूसरे तीज त्यौहार सबके सामने सारे के सारे त्यौहार उस रक्षाबंधन के सामने फीके पड़ जाते हैं। जो राखी का त्यौहार है, सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार है। बहन और भाई का जो पवित्र रिश्ता है, यह उस दिन ही हमें जान पड़ता है। यदि कोई अनजान बहन भी आ जाते हुए अनजान किसी भाई के हाथ पे राखी बांध देती है, तो सगे भाई की तरह बहन और भाई का रिश्ता बन जाता है। ये हमारे यहाँ प्रचलन है। हमारी संस्कृति कितनी महान होती थी, इसलिए मैंने आपसे निवेदन कर दिया, कितनी महान होती थी, है नहीं? आजकल बहुत सारी त्रुटियां आप देख रहे हैं। पहले जो रिश्ते थे, जो आपने नाम सुना होगा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब भाइयों की शादी कहाँ? अमेरिका में जा कर के हुई थी। जो आज अमेरिका, उलोपी अमेरिका की रहने वाली थी, जो अर्जुन की धर्मपत्नी थी। तो आप लोग देखिए, जो रिश्ते होते थे, हमारे शास्त्र ये कहते दूर देश में रिश्ते करने चाहिए। परंतु आज जो हमारी संस्कृति की जो बात स्वाध्याय करते करते आई है, जो समाप्ति की ओर हो गई है, उसका सीधा कारण हुआ गांव-गांव के लड़के लड़की रिश्ते करने शुरू कर दिए हैं और रिश्ता नहीं होता है। और संस्कृतियों में तो जो सभ्यताएं हैं समाप्त हो गई है, परंतु अपने यहाँ जो कुछ बची हुई थी उसको भी तहस नहस करते हुए जा रहे हैं। उसके बहुत से दुखद परिणाम है, वो चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। आगे लेखक क्या लिखता है? हमारी संस्कृति में त्यौहार तो बहुत से आते हैं, बहुत से पर्व आते हैं, बहुत सी खुशी मौके आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या होली जो त्यौहार है ये भी अच्छे हैं। इतना पवित्र यह राखी का त्यौहार, जो राखी का त्यौहार की हम चर्चा कर रहे थे, वो सारे परिवार में जब वे राखी बांध चुके तो दिन भर उन्होंने खाना पीना किया। शाम को रमेश घूमने के लिए निकल गया। वह कॉलेज में पढ़ता था। संगत कुछ खराब लड़कों के साथ ही एक मित्र सहित हजरत जंग के किसी होटल में बैठकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद कुछ नशा चढ़ता है। जैसे ही यार दोस्तों में गए, और ये लखनऊ की घटना आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, तो यार दोस्तों के नशा चढ़ने लगा। लखनऊ की चौड़ी सड़कों पर घूमने के लिए जाते हैं। छुट्टी का दिन रमेश साइकिल पर पीछे बैठा था। उसका साथी साइकिल चला रहा था। आगे देखते उसी तरफ जिधर वे जा रहे थे, उधर से एक लड़की रिक्शा में बैठी जा रही थी। अकेली लड़की को रिक्शा में बैठे हुए जाती देखकर उस पीछे बैठे हुए लड़के के दिमाग में एक शरारत सूझी। शरारत कब सूझती है? जब शराब अंदर जाती है और अकल बाहर आ जाती है। ऐसी अकल जो ऐसा जो सॉफ्टवेयर है, ऐसी जो जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करके आपको चलाता है, ये बताता है अच्छाई और बुराई का और समझदारी का
असमझदारी का, और करना क्या है, अच्छा या बुरा करना, ठीक है और गलत का सभी मार्ग कौन दिखाता है? बुद्धि, अकल दिखाती है। और जब शराब आपके अंदर जाती है तो बाहर हो जाती है, तो फिर आप चलोगे कैसे, करोगे कैसे? ये बहुत सारी विडंबनाएं और ये बहुत सारे आपके सामने ये आना शुरू हो जाता है, आपका शरीर काम डामाडोल करना शुरू हो जाता है। तो लेखक क्या कह रहा है आगे? उसने कहा कि दोस्त जरा साइकिल को रिक्शा के पास से निकालना, मैं तुम्हें मज़ा दिखाऊंगा। वह तेज़ी से पैडल मारते हुए बिल्कुल रिक्शा से सटाकर साइकिल निकालते हुए जब आगे बढ़ा, जैसे ही नज़दीक आया रमेश ने लपक कर उस लड़की के आंचल को छीन झटका लिया और सीटी मारते हुए अपने जबान से गंदे अफलाज निकालता हुआ आगे बढ़ गया। आप समाज में देखते हैं, और ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत से लड़के और लड़की आजकल शहर में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसी ऐसी हरकतें कुछ देखने को मिलती है। तो उससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? लेखक आगे शायद वही घटना आपके बीच में आ जाए, उसको झटका सीटी मारते हुए उसने कुछ ऐसे शब्द बोले जिसके कारण से शराब का नशा था। उसने सोचा जरा उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो, बहादुरी का कार्य कर लिया हो, लेकिन अभी वह रमेश कोई 10 कदम गया होगा कि रिक्शा में बैठी हुई लड़की ने ज़ोर से चिल्ला करके कहा कि रमेश भैया। जब उस लड़की ने कहा कि रमेश भैया, और तब रमेश ने मुड़कर देखा कि जिसका मैंने दुपट्टा छीना है, जिसका मैंने आंचल छीना है, वह कोई दूसरी लड़की नहीं, वह मेरी छोटी बहन जिसने आज सुबह मेरे हाथ पर कलाई बांधी थी। देखिए शराब कैसी कैसी घटनाएं आपके बीच में लाती है, कैसी कैसी घटनाएं आपसे करवा देती है। जिस बहन से आपने कलाई बंधवाई है, उसी बहन को शराब जब अंदर चलेगी तो आप उससे ऐसे अभद्र मजाक करना शुरू कर देते हैं, ऐसी अभद्र भाषा आप बोलना शुरू कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं है। क्योंकि शराब ने क्या कर दिया है? शराब ने मजबूर कर दिया है आपको कि आपकी जो सोचने और समझने की जो शक्ति थी उससे आप हट चुके हैं। क्योंकि पहले ऐसा हम सब मानते थे कि हमारे आसपास पड़ोस गांव की शहर की रहने वाली सब जैसे जो रिश्ता हम बनाते थे कि जो लड़की होती है वो बहन ही होती है, तो इस प्रकार से उस रिश्ते को शराब जब अंदर जाएगी तो तार तार कर देगी। तो जिससे जो परिवार है, जिससे जो समाज है वो विखंडित होगा, टूटेगा, उसमें लड़ाई झगड़ा बखेड़ा बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बस फिर क्या था, उसके सारे बदन को काटो तो खून नहीं, रमेश का दिल उससे धिकारने लगा। जब उसको इस बात का पता लगा, कचोटने लगा, वह सोचने लगा हाय आज मेरे इन हाथों से क्या हो गया, अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या होगा? छटपटाता रहा, उसके दिल में तूफान उमड़ रहा था, बहुत ऊपर नीचे उसका दिमाग हो चुका था, और उस तूफान से बाहर किसी को बता नहीं सकता। उसका अपना साथी आराम से चला जा रहा था, पीछे बैठा रमेश चुपचाप साइकिल से उतर जाता है। शाम को अंधेरा बढ़ने लगता है। रमेश गोमती नदी के पुल के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपने सिर को पीटने लगता है, रोने लगता है। धीरे धीरे रात के 8 बजे व 9 बज गए। रमेश लौटकर घर वापस नहीं आया। उधर घर में माँ को चिंता हुई और पिता को चिंता होती है। जब सभी चिंतित होने लगते हैं तो बहन को चिंता हुई, तो बहन रोती हुई सुबकती हुई चुपचाप अपनी माँ को अलग कमरे में ले जा कर के कहती है कि रमेश नहीं लौट रहा, मेरा दिल शंकित हो रहा है। बहन को थोड़ी आशंका हुई कि भाई रमेश घर में नहीं आया, उससे जो गलती हुई है उसका पश्चाताप कभी ऐसा न हो। ऐसा होता है, आपने देखा होगा शराब पी करके कई व्यक्ति ऐसा कोई गलत कार्य हो जाता है। कैसा गलत कार्य है कि शराब जैसे अंदर गई तो आप मुख दिखाने के लायक बिल्कुल नहीं रहते हैं, और उस परिस्थिति में आदमी क्या करता है, सिर्फ आत्महत्या करता है, उसके सिवा कुछ बचता नहीं है। और कितनी बड़ी एक साधारण सी बोतल ने आपके जीवन को कहाँ से कहाँ ले जा करके और समाप्ति की ओर ले गई। इसलिए कहा कि बड़े बड़े परिवारों को, बड़े बड़े राजमहलों को इसने धराशायी कर दिया है। तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपके परिवार में यदि ये घुस जाएगी तो आपका परिवार बचेगा क्या? तो आप जिस परिवार के लिए इतना कष्ट सहन करके, मेहनत और मजदूरी करके, दिन रात एक करके जितना साजो और सामान घर में जोड़ते हैं, वो किसके लिए जोड़ते हैं? वो शराब की बोतल जैसे ही आपके घर में आ जाएगी उसी दिन से समाप्त कर देगी सब कुछ। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं हर परिवार से प्रार्थना बार बार कर रहा हूँ कि इस नशे को अपने परिवार में कतई नहीं आने देना है।
बस फिर क्या था, उसके बारे सारे बदन को काटो तो खून नहीं, सारा बदन उसका, और रमेश घर लौट नहीं रहा था। अभी माँ और बेटी बात ही कर रही थी कि 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। इतने में अस्पताल से फ़ोन आता है कि रमेश नाम का लड़का लहूलुहान बेहोश पड़ा हुआ है, ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। शायद आपके परिवार का कोई सदस्य मालूम पड़ता है, यदि मिलना चाहे तो जल्दी आ जाए। भागकर माता पिता और बहन के सारे अस्पताल में पहुंच जाते हैं। पूरे परिवार में भगदड़ मच जाती है। किसके कारण भगदड़ मच रही है, इसको थोड़ा चिंतन करिए आप कि ये भगदड़ जो मच रही है किसके कारण मच रही है। एक छोटी सी प्याली के कारण पूरा। और देखिए आगे कहाँ कहाँ ये आपको लेकर के जा रही है। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही रमेश दम तोड़ देता है और हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाता है। जब डॉक्टरों से और आप पास में खड़ी नर्सों से पूछते हैं कि रमेश को क्या हो गया था, किस एक्सीडेंट का शिकार हो गया, वे कहते हैं कि हमें तो पता नहीं है, कुछ हुआ नदी में जिस समय इसे छलांग लगा दी, पत्थरों से चट्टानों से टकरा करके इसके सिर लहूलुहान होकर डूब रहा था। किसी मछुआरे ने इसे देख लिया और मछुआरे ने इसको नदी से बाहर निकाला, अस्पताल में पहुंचा दिया। इसके बाद होश लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नौजवान लड़के को होश आता वैसे ही अपने दोनों हाथों को लेकर जोर जोर से अपने माथे पर मारता पीटता। पहले ही खून निकल चुका था, कमजोरी थी, और ऊपर से दोनों हाथ मारकर चिल्ला चिल्ला कर उसने कहता था, हाय हाय मेरे इन हाथों से, हाय मेरे इन हाथों से, हाय फिर चिल्ला रहा है, मेरे इन हाथों से, हमें कुछ पता नहीं कुछ क्या हो गया इन हाथों से, क्यों ऐसी नफरत हो गई इन हाथों से। माँ खड़ी हुई, पिता खड़ा हुआ, बहन खड़ी हुई, सभी खड़े हैं, हाथ मल रहे हैं। माँ को बेटे की बात सच लगती है। सारा अच्छा परिवार था और उन्होंने अपने सपने भी सोचे नहीं थे कि कभी हमारे परिवार में भी किसी कोने के रोशनदान से शराब की बोतल घुस सकती है, लेकिन एक शराब की बोतल ने सारे परिवार को तबाह कर दिया। देखिए एक छोटी सी प्याली आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ये आप सुनने में आपको साधारण बात लगती है। प्रिय बंधुओं, यदि ये बात इतनी साधारण होती तो आपको मैं ये नहीं बताना चाहता था, मुझे भी ये प्रयास नहीं करना चाहता था। पहले हम लोग प्रचार के लिए घर घर जाते, गांव गांव जाते थे और भजन आदि करके साक्षात आपसे निवेदन करते थे। आज सोशल मीडिया के इस माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार में, जैसे इस परिवार का हाल हुआ, उस नौजवान को कभी पूरे परिवार ने नशा नहीं किया, परंतु उस नौजवान ने जैसे ही थोड़ा सा नशा संगत के कारण, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पड़ोसी का लड़का बिगड़ रहा तो आपको हंसी नहीं आनी चाहिए, आपको दुख होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए। यदि मेरे पड़ोस का लड़का कोई बिगड़ रहा तो आपको उसके लिए सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा प्रयास यदि करते तो आपके परिवार में भी किसी कोने रोशनदान से कोई थोड़ी सी प्याली शराब की नशे की घुस जाती है तो क्या होगा उसका परिणाम, आपके परिवार को अंधकार में लेकर के जा सकती है। जैसे इस नौजवान ने आत्महत्या कर ली बहन के उस कारण से, इसी कारण से आपको भी इस बात पर विचार करना होगा और हमारे परिवारों से नशे को बाहर करना होगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितने भी साथी देख रहे हैं अपनी रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में, अपनी बुआ के घर पर सबको सूचना करें कि ये जो चैनल है इस पर आचार्य योगेंद्र महाराज का ये चैनल है और इस चैनल पर आप पारिवारिक संस्कार पाठशाला परिवार में चला करके आध घंटे की पाठशाला रहती है। इसमें बैठ करके आध घंटे की पाठशाला आपके परिवार को जीवन भर अच्छाइयों पर लेकर के जाएगी, ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। आपके परिवार में कभी भी ये पाठशाला में यदि आप बैठ गए, पूरे परिवार को आपने प्रतिदिन बैठा दिया तो ये पाठशाला ऐसा कार्य करेगी कि आपके घर में कभी भी नशा नहीं आएगा। इसलिए हरा भरा ये हरियाणा, दूध दही का खाना और ना होगा यहाँ कभी भी नशे का आना, और किसी भी परिवार में नशे का आना नहीं होगा, ऐसा हमारा प्रयास है। मेरा आप साथ दीजिए। मैं एक भी परिवार हरियाणा का ऐसा नहीं चाहता जिसमें नशा दस्तक दे, नशा पद रखे, अपने पैर रखे, उस घर में घुसे, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। और आप सबका सहयोग चाहिए तो इस पूरे हरियाणा से हर प्रकार का नशा, चाहे शराब है, चाहे समैक है, गांजा है, सुल्फा कुछ भी है, सब हरियाणा से बाहर करेंगे। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवारों से नशा बिल्कुल हमारे राज्य से दूर रहे। ओम शांति शांति शांति।